खड़ा कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ये ऐसे स्टेटमेंट्स दे के वक्त जाया क्यों करते हैं? हम क्यों नहीं इश्यूज की बात करते हैं? आपको हकीकत ये कि कैसे नकार देंगे। हाँ भाई अगर ईवीएम खराब है, मैडम ईवीएम खराब है, अगर कोई शिकायत कर रहा है वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो या आम नागरिक हो तो उस पर कार्रवाई हो। नहीं बिल्कुल हो अगर रही कार्रवाई है। करने के बजाय अगर डराया जाएगा, धमकाया जाएगा प्रशासन की तरफ से तो लोग शिकायत ही नहीं करेंगे। शिकायत और बाकी लोग चीजें इस डिबेट को हम डाइवर्ट नहीं करेंगे। अजीज साहब रुकिए, बहुत दुख की बात है। मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर आपके पास आयोग के दफ्तर में न्यूज 18 उत्तर प्रदेश देखा जा रहा है, अगर आपको पर्टिकुलर किसी जगह के बारे में जानकारी है तो आप उस जगह के बारे में, उस अधिकारी के बारे में सब जानकारियां दें, आयोग संज्ञान में लेगा। बताइए आप। सर मैं अभी पर्टिकुलर नहीं डिटेल दे पा रहा हूं, लेकिन फिर तो आपके पास जब डिटेल आए तो प्लीज बात कीजिएगा। मनीष शुक्ला जी, नहीं ठीक है अजीज जी बात करेंगे। मनीष शुक्ला जी प्लीज आप इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? हम इश्यूज की बात कर रहे हैं, हम फाइट की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, बिना वजह वक्त जाया नहीं करना। मनीष शुक्ला जी। अरे भाई इसमें बिला वजह क्या है? अगर ईवीएम की बात आ रही हो सर तो आप बोल रहे हैं, सुनिए सर एक लाइन में मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है और आप बादब थोड़ा सा एक बार सुनिएगा। आपने कहा कि आप तमाम जगहों पर शिकायतें, आपसे पूछा गया स्पेसिफिक आपको कोई मालूम है तो आप जो है उसको मैसेज कर दीजिए, आप उसके बारे में बताइए। आपने कहा आपके पास डिटेल्स नहीं है, इस वजह से कहा बिना वजह। और बाकी हम काम जो है थोड़े टाइम में इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से जो है कर ही रहा है। मनीष शुक्ला जी। जी जी मनीष जी बताइए क्या कहेंगे आप? किस तरीके से जो मुद्दे हैं उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? कौन कौन से मुद्दे इस बार आपको लगता है कि इस पूरे चुनाव में हावी दिख रहे हैं? देखिए सर्वप्रथम तो मैं भी तृतीय चरण में जो जिनका मतदान होना है वो देश को वैभवशाली और गौरवशाली बनाने के लिए अपना मत का प्रयोग जरूर करें। और साथ साथ तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में चुनाव हो रहा है। 7 हमारे पास है, 3 सपा के पास है। हमारी पुरजोर कोशिश है कि हम 7 से आगे बढ़े, जिससे 74 प्लस का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो सके। और आपको ध्यान में होगा कि किस तरीके से रामपुर में भी यहाँ इस समय चुनाव है, फिरोजाबाद मैनपुरी में है, आंवला में है, पीलीभीत में है। रामपुर में किस तरीके से चुनाव को डिरेल करने की कोशिश की गई, आजम खान उनके पुत्र के द्वारा जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, हमको लगता है कि मतदान के अवसर पर रामपुर की जनता भी इस बात को ध्यान रखेगी कि महिला के प्रति जो असम्मान का भाव शब्द प्रयोग किया गया था, जो है ना, उसको भी ध्यान में रखकर मत देने के लिए जनता जाएगी। कि वो किसी ने कोई कमी छोड़ी ही नहीं है, उसमें तो मुकाबला हुआ है दरअसल कि अगर आप 2 लाइन बोलते हैं तो हमें 4 आती है, किसी ने कहा नहीं हमें 6 आती है तो हमें 8 आती है। उस चीज पर मत जाइए, हम इश्यूज की जब बात करेंगे। जयप्रदा जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है आजम खान जी के द्वारा, और अगर आपको कोई ऐसी नजीर हो तो आप बता सकती हैं। वो उनकी जो है, हम लगातार उस चीज से जो भी गलत किसी तरह की बात करता है उसका जो है लगातार उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, बहुत सवाल उस पर उठे हैं। अगर हम मुद्दों की ही बात करें तो जो बेसिक हम देखते हैं कि किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, मंडी एक बहुत बड़ी समस्या, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर क्या कुछ रोड मैप है? इस तरह के इश्यूज की बात होनी चाहिए। निश्चित रूप से हमारी 5 साल सरकार चली है, हमने गांव गरीब किसान के लिए जो काम किया उसको हमने जनता के बीच रखा है। अभी आपने किसानों की चर्चा की, किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो, इसके लिए हमने उनके रबी और खरीफ के करीब 22 फसलों के समर्थन मूल्य को 1.5 गुना किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर हम आए, और जो फसल उग जाए उसको सही मंडी मिले, इसके लिए ई मंडीज की व्यवस्था की गई है। हमारी प्रदेश सरकार ने भी किसानों की जो सीमांत और लघु किसान हैं उनकी 1 लाख रुपए तक की लोन को माफ किया, और गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीदारी किया है। हमने करीब 65,000 करोड़ का भुगतान किया है चीनी गन्ना किसानों का, जो 2 पेराई सत्र में जो 32,500 करोड़ रुपया होता है एक सत्र में। ठीक है मनीष शुक्ला, कभी 12,000 करोड़ एक सत्र में होता था, कभी 16,000। बातों को गिराने के बाद भी चुनाव आपका ध्रुवीकरण पर आके रुक गया। पोलराइजेशन हम कास्ट के आधार पर देख रहे हैं, धर्म के आधार पर देख रहे हैं, हम रामपुर में दोनों कैंडिडेट्स को आंसू बहाते हुए देख रहे हैं, दर्द बयां करते हुए देख रहे हैं। ये सारी चीजें चुनाव में हावी दिखाई दी। आप मुद्दों की बात कर रहे हैं।
अनुपम जी रामपुर की जो बात आपने की, अगर किसी महिला के लिए अगर शब्दों का प्रयोग हो तो उन्होंने अपने दर्द को बयां किया है, जनता के सामने रखा, आप लोग के सामने रखा है। जिस तरीके से जिन निगाहों से उन्होंने देखा है उस निगाहों की चर्चा उन्होंने की कि इस तरह के व्यक्ति का संसद में पहुंचना उचित नहीं है, क्योंकि जिनकी निगाहें इस तरह से खराब हो, जिसको बहन बना के लाए थे उसके प्रति ये भाव रखे थे, तो उन्होंने रखा था। लेकिन हम तो रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव में जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो परिस्थितियां हैं, 3 सीट जो हमारे पास नहीं इस चरण में, वो तीनों सीट हम जीते, इसके लिए हमने काम किया है और हमको लगता है जनता का। ठीक है अजीत जी अपनी बात रखिएगा, फिर हम बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। अजीत जी 30 सेकंड में। जी 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 देखिए मैडम, आप समझिए कि 2 फेज का जो चुनाव हुआ है उसकी तिलमिलाहट देखिए कि बीजेपी किस तरीके से महिला को आगे करके उसके पीछे से चुनाव लड़ने का प्रयास किया। महिला कमजोर नहीं होती है, उनको आगे रखते हैं। सम्मान है, महिला को सामने रख सकते हैं, करती है, वो हम सबल मानते हैं महिला को। हमने रक्षा मंत्री महिला बनाया है, को डाइवर्ट करने की कोशिश की, महिला को बनाया है, डाइवर्ट करना चाहते हैं। मानसिकता है, ये कह रहे हैं कि महिला को आगे रखकर जो महिला आगे नहीं रह सकती, किसानों की आत्महत्या की बात ना करें, महिला आगे नहीं रह सकती। ठीक है, आप साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप महिलाओं की बातें करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो फिर आप महिलाओं को टिकट कितना देते हैं वो भी हमें मालूम है, उसके भी स्टैट से रहने दीजिए। हमारे साथ सचिन रावत जी हैं। सचिन जी, 1-2 सीटों को छोड़ दें तो ये माना जा रहा है कि आपने 2 सीटों पर जो अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो स्थिति है उस हिसाब से वोट कटुआ ही साबित होने वाली है। ठीक है, लेकिन महिला आगे क्यों नहीं रह सकती? आप जिस तरीके से रुकिए अजीज साहब, देखिए इसको जंग के मैदान में बनाइए, रामपुर का सियासी दंगल नहीं है यहाँ पर। मंदिर भटके और आचार संहिता का उन्होंने उल्लंघन किया है। मंदिर जाना आचार संहिता का उल्लंघन है क्या? कैमरा लेकर घूम रहे हैं आप, 72 घंटे का आपके ऊपर आप थोड़ी करेंगे अजीज साहब, ये करेंगे ना अनुपम करेंगे और ना ये आप करेंगे। नहीं अजीज साहब रुकिए, कभी महिला को आगे सचिन जी जवाब दीजिए। आप जी ने सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए। सचिन जी जवाब दीजिए। एक बार सवाल दोबारा। सचिन जी सवाल ये है कि 2 सीटों पे ठीक है आप अपने प्रत्याशी नहीं उतारते हैं, इंटरनली आप लोग सपोर्ट करते हैं, बाकी सीटों पे भी जो कांग्रेस की सिचुएशन ओवरऑल मानी जा रही है उस हिसाब से माना जा रहा है कि वोट कटवा ही साबित होने वाले हैं। इस हिसाब से तो कहीं ना कहीं नुकसान उन्हीं लोगों को ज्यादा होगा जो आपकी विचारधारा से थोड़ा बहुत भी ताल्लुकात रखते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जीनत जी यही है कि जो 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है, पीलीभीत से लगा करके रामपुर और भी जिन जगह पर चुनाव हो रहा है, वहां पे सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में है वो गन्ना किसानों का है, क्योंकि गन्ना की पैदावार उन क्षेत्रों में होती है और जहां तक गन्ना किसानों का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, प्रधानमंत्री जी 2017 में आकर के गन्ना किसानों के भुगतान की बात करते हैं, फिर इस बार 2019 में आकर के मेरठ से फिर वो जनसभा में कहते हैं गन्ना भुगतान की बात। वो गन्ना किसानों का प्राथमिकता के साथ में हमारा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है जो मुरादाबाद में जो पीतल कारोबारी हैं, जीएसटी और नोटबंदी लगने से जो छोटे उद्यमी थे, छोटे कारोबारी थे पीतल व्यापारी के, वो एक तरह से ठप हो गए। तो कहीं ना कहीं जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उसको लेकर के हमारे प्रत्याशी जनता के बीच में गए थे, उन्होंने उन मुद्दों को लेकर के जनता के सामने उजागर किया कि प्रधानमंत्री ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन वो मुरादाबाद में इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या बातें कही ये बताऊं आपको। जिन मुद्दों को आप यहां गिना रहे हैं टेलीविजन की डिबेट में, अगर वाकई में मुद्दों पर बात होती और वाकई में इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच गए होते तो शायद तस्वीर कुछ और दिखाई देती, तस्वीर कुछ और बनाई जा सकती थी। लेकिन यहां पर जो पोलराइजेशन के मापदंडों को दरकिनार करते हुए, दीवारों को तोड़ते हुए जो कैंडिडेट्स ने काम किया है, आपकी पार्टी एक तरफ तो दोस्ती निभाती है समाजवादी पार्टी और बसपा के अलायंस से, वहां पर कई जगहों पर कैंडिडेट नहीं देती है, आप वॉकओवर देते हैं, और यहां पर आप मुद्दों की बात कर रहे हैं। देखिए अनुपम जी, हम लोग कोई भी दोस्ती नहीं निभाते हैं, मैं स्पष्ट कर दूं, कोई भी दोस्ती हमारी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है ये चुनाव, और इस चुनाव में हमारी सीधे लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से। हमने जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं मजबूती से लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास विजन क्लियर है, हमारे पास किसानों की मुद्दा है, हमारे पास रोजगार का मुद्दा है, उसको लेकर के जो बताइए। सचिन रावत आपसे पूछ रहा हूं, मैनपुरी में कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है? जी अनुपम जी, कौन कैंडिडेट है मैनपुरी में? फिरोजाबाद में कौन कैंडिडेट है? जहां तक मैनपुरी, मैं इस बात की मैं बता रहा हूं, जहां तक मैनपुरी और 1-2 सीटें हैं। देखिए, महत्वपूर्ण चुनाव देश का है, इस वजह से हम लोगों ने जो एक विचारधारा है,
जो हमारी समान भाई विचारधारा आपकी है, विचारधारा उसको आगे बढ़ाने के 2017 लिए में कहीं देखी ना उत्तर कहीं उन प्रदेश दो के सीटों लड़कों के हम लोगों ने साथ। छोड़ी अब है। की आपने अलायंस नहीं किया और सपा के साथ। मनीष शुक्ला, लग रहा है आपको और उनकी बातों में उत्तम दम जी, एक और कि बात, दोस्ती पर्दे के उसके पीछे अलावा वाली चलती रहेगी। नहीं, देखिए हम नहीं, लोग सचिन पहले रावत दिन से गुमराह कह रहे करने थे की कि कोशिश मत सेकुलर करिए। मैं तर्कों के साथ फोर्सेस बात जो करता सेकुलर हूं। ताकतें मुझे ऐसी इधर उधर की बात देखिए, करने गुमराह आपने करने की कैंडिडेट कोई नहीं बात उतारा, नहीं है स्वीकार कर अनुपम लिया जी। आपने, वो जहां वोट तक दिया है, स्वीकार करिए इसको। मैनपुरी की बात है, वहां पे मुलायम सिंह यादव लड़ रहे हैं, उनकी जगह हमने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। समाजवादी पार्टी ने भी ये किया है, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व जो लड़ रहे हैं। अरे तो आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ ही तो ये हुआ होगा सचिन रावत। इस वजह से हमने वहां अरे कैंडिडेट किसी नहीं को उतारा है, अनुपम लेकिन जी, हमारी लड़ाई 30 सेकंड सीधे भारतीय जनता पार्टी से है और हमारी लड़ाई जन अनुपम जी, मुद्दों को लेकर के है। मुझे उन लगता है कि मुद्दों को लेकर के हम राज जनता के बहादुर जी बीच को जा लाना रहे हैं। जरूरी हो गया है। ठीक है, आप लोग रहिए, बातचीत करेंगे। राज बहादुर जी से इस बारे में जान लेते हैं। राज बहादुर जी, वो अपने प्रत्याशी नहीं उतारते, इधर से अमेठी रायबरेली में हम देखते हैं प्रत्याशी नहीं उतारे जाते, अंदर अंदर सब एक ही है और एक बहुत बेसिक सा लॉजिक दिया जाता है। कल को अगर कांग्रेस के पास थोड़े से ठीक नंबर रहते हैं और कुछ नंबर्स की जरूरत पड़ती है तो सबको क्लियर है कि अलायंस जो है कांग्रेस को सपोर्ट करेगा। एक नॉर्मल सी बात हमें नजर आती है। तो इन सबके पीछे आप क्या देख रहे हैं? स्ट्रैटेजीज को और ज्यादा समझे तो अभी लड़ लेते हैं सामने से, पर्दे के पीछे कुछ और ही चीजें हैं। नहीं, इसमें तो देखिए कांग्रेस की स्थिति काफ़ी पिक्यूलियर सी हो गई है कि कांग्रेस अभी 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के मुखिया प्रचार करके लौट के आते हैं लखनऊ में और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कांग्रेस सबसे धोखेबाज पार्टी है। और हालत ये है कि कांग्रेस इसको रिटेलिएट भी नहीं कर पाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि गठबंधन के पास जो भी सीटें आएंगी, अगर आज हम नरम रवैया अख्तियार रखते हैं तो कल हम फिर इनसे मदद मांगेंगे। तो कांग्रेस की स्थिति ये है कि वो कई जगहों पर कैंडिडेट खड़े नहीं करते हैं और कई जगहों पर कैंडिडेट ऐसे खड़े करते हैं जो इनको मदद करें। मसलन आप कई सीटों पर देख सकते हैं, उन्होंने कल भी 2 लिस्ट दी है, उसको अगर आप देखिए इलाहाबाद का कैंडिडेट देख लीजिए या उन्होंने और दीगर जगहों पर जो